हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ 18 जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज है उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आडंबर के क्या तर्क हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल सके। चलिए उत्तर यहाँ देखते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आडंबर के निम्नलिखित तर्क हैं। पहला बिंदु है यहाँ पर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। विपरीत परिस्थितियों में पेश बालक अनुनादेता फल भूखे मरने की नौबत आ जाती है। यहाँ पे ये बताते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही, क्या यह स्थिति आज भी है? उत्तर यहाँ देखते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में, उत्तर बताते हैं इसका क्या स्थिति आज भी है। तो यहाँ उत्तर में, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बनती रही, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों का मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी मात्र परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशे न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भुखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को तृप्त पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। आज यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार व शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं। पेशे संबंधी बंधन समाप्त प्राय है। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। यहाँ बताते हैं। तीसरा प्रश्न में है अगला प्रश्न, क्योंकि पहले के ज़माने में पैतृक धंधे हुआ करते थे, जो उनके पिता ने किया वही बच्चों को करना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? उत्तर में, लेखक के मत से दासता से अभिप्राय केवल कानूनी परिधता नहीं है। दासता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक व परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आडंबर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क? उत्तर देखते हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद बैठकर समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। राजनीतियों को भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता को सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान है। यहाँ क्या बताते हैं? सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान के लिए समता का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सही में बैठकर ने भावनात्मक
समत्व की मानवीय दृष्टि के साथ जातिवाद का मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक परिस्थितियों द्वारा जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? बताते हैं। अब देखते उत्तर यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ उत्तर। हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक तत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक तभी आ सकता है, यहाँ बताते तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की मान्यता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतेगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उनका विकास हो सकता, अन्यथा नहीं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक महत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझाएंगी? इसको तो देखते हैं। लेखक ने अपने आदर्श समाज में यह बताते हैं, आदर्श समाज में महत्वता के अंतर्गत स्त्रियों को भी ये सम्मिलित किया है। भ्रांतता से अभिप्राय भाईचारे की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना से है। जब ये भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की है ही नहीं तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आखिर स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम भी तो बंधुत्व की भावना को ही प्रकट करता है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह शब्द पूर्णता भौतिक है। अब अगला प्रश्न है, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्या आज भी यह स्थिति विद्यमान है? उत्तर देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से निर्धारित कर दिया, भले ही वह उसमें पारंगत हो या नहीं हो। उसकी रुचि न होने पर भी उसे वही कार्य करना पड़ता था। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया था। आज ये स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें यहाँ बताते हैं। कल्पना के आदर्श समाज, यहाँ डॉक्टर भीमराव की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर देखते हैं यहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है इनका यह है, आदर्श समाज स्वतंत्र, समता व भ्रातृता पर आधारित होगा। उसका समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक चालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होगा तथा सबको उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अपना बिंदु अगला है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी हैं, परंतु व्यवहार में यह बेहद कठिन है। ने व्यक्तिगत गुणों के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जे किए हुए हैं, वे अपने विशेषकारों को आसानी से नहीं छोड़ सकती। यह समाज कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। जाति वाले व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक अपने हितों के अनुरूप जाति व उसका कार्य निर्धारित करते हैं। वे उस पेशे को विपरीत
परिस्थितियों में भी नहीं बदलने देते, भले ही लोग भूखे मर गए। श्रम विभाजन में कोई व्यवस्थापन नहीं होता, यह वस्तु की मांग, तकनीकी विकास या सरकारी फैसलों पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति अपना पैसा बदल सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र से लेखक को क्या अभिप्राय है? उत्तर में है, लेखक कहता है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, यह मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करने का लाभप्रद है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। उनका मानना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। यहाँ बताते हैं, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया? उत्तर देखते हैं, लेखक बताता है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। यहाँ पर पहला बिंदु है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा बिंदु है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप, माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान दर्शन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता। अगला लास्ट बिंदु है, इस बिंदु में बताते हैं, मनुष्य के अपने प्रयत्न, लेखक का मानना है कि प्रयत्न के कारण आसमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम 2 बातों पर असमानता को अनुचित मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त, स्पष्ट करें। उत्तर में बताते हैं, लेखक कहता है, यहाँ उत्तर में है, और लेखक कहता है कि श्रम विभाजन में है, लेखक कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषों से युक्त है। इस विषय में लेखक निम्नलिखित तर्क देता है। यहाँ पर अपन देखते हैं बिंदु के आधार पर। पहला बिंदु बताते हैं, यहाँ बिंदु में है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, अब है मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने की भावना उत्पन्न होती है। जाति प्रथा के लास्ट बिंदु है, जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को हिंदू समाज गृहित व त्याज्य समझता है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? तो बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म सामाजिक स्तर प्रयत्न के कारण भिन्नता व असमानता होती है। पूर्व समानता एक काल्पनिक स्थिति है। इसके बावजूद यहाँ बताते हैं, इसके बावजूद सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। वे सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार चाहते हैं। इस प्रकार से ये पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। ये कक्षा 12वीं का अंतिम पाठ है, जिसके प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, मैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको वो भी जल्दी देखने मिल सके। और ये आज आपका लास्ट पार्ट के पूरे प्रश्न उत्तर यहीं पर हो चुके हैं। अगर आपको कुछ कठिनाइयाँ गई हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि उसमें मैं अगली वीडियो और डाल सकूं। इस प्रकार से पाठ पूरा यहीं आज समाप्त होता है। थैंक यू।